नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हिंदी विषय का टॉपिक उपसर्ग एवं प्रत्यय। इससे पहले हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और एक संकर शब्द किए थे, और उससे पहले हमने शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की क्लास देखी थी। आज ये हिंदी की तीसरी क्लास है। आज इसमें हम उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ेंगे। आपके सामने है, ये जितने भी प्रश्न लिखे हुए हैं ये कहीं ना कहीं पेपर में एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे एस्टेट 2017 में, एस्टेट 2018 में, एस्टेट 2019, एस्टेट 2020, एस्टेट 2020, एस्टेट 2021, एस्टेट 2022 और एस्टेट 2019, एस्टेट 2020, एस्टेट 2021। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न ना आए हों। और ग्रुप डी और हरियाणा को कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती होगी, उपसर्ग और प्रत्यय के बगैर एग्ज़ाम नहीं बनेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। पहले देखते हैं हम कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये एक नॉर्मल परिभाषा है इसकी। पहले हम देखते हैं एक बार प्रश्नों को कि किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ देखेंगे कि कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम फिर आगे पढ़ेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है? ये एस्टेट 2017 का प्रश्न है। उर्दू उपसर्ग से निर्मित है, निर्मित बना है। जैसे पहला है खुशबू, सव्यम सिद्ध, अधकचा, निहत्था। तो इसमें बताना है कि उर्दू उपसर्ग से ये बना है खुशबू। पढ़ने से ही पता लग रहा है, बस हमें पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ? मतलब क्या है कि शब्द के अंदर कहीं ना कहीं दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, और किसी एक शब्द में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ये प्रश्न आया एस्टेट 2018 के अंदर। देखते कि दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है, दो उपसर्गों का। बाकी सभी में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ होगा। जैसे सरोपा, क्या इसमें दो उपसर्ग है या नहीं है? सहगामिनी, पुनरुद्धार, सम आदि, समाधि, इसमें दो उपसर्गों का प्रयोग सरोपा में नहीं हुआ। सह और गामिनी, गा, इसमें भी दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। इसमें भी पुनर और उद, सम प्लस आ, धी शब्द है या मतलब धातु है। तो इनमें सभी में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, और सरोपा में सिर्फ एक ही। उसके बाद है किस विकल्प में, प्रश्न नंबर 3 है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इस तरीके से प्रश्न आएंगे। मैंने पहले इसी कारण इन प्रश्नों को लिया कि आपको पता चले कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमने पेपर में किस तरीके से प्रश्नों को करना चाहिए। तो इसमें पूछा गया कि किस विकल्प में
आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एस्टेट 2019 में प्रश्न आया हुआ है। आत्यंतिक, आत्यंतिक, आतिथ्य, आख्यायिका, आधिपत्य, आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें आत्यंतिक में इक प्रत्यय, जिसके कारण ए को आ हुआ, मतलब इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है। आतिथ्य यह प्रत्यय, जब भी किसी प्रत्यय शब्द के पीछे यह लग जाता है तो उसके, मैंने शब्द शुद्धि में भी बताया था, तो उसके प्रथम वर्ण को दीर्घ हो जाता है, तो आतिथ्य इसमें भी नहीं है। आख्यायिका, आई का कोई ऐसा प्रत्यय नहीं होता, तो इसमें ही आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आ उपसर्ग है, ख्यायिका शब्द है। और आधिपत्य में भी यह प्रत्यय के कारण जो शब्द का प्रथम वर्ण है उसको दीर्घ हुआ, इसके कारण इसमें भी आ उपसर्ग नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? आख्यायिका। उसके बाद है सो उपसर्ग रहित पद चुनिए, जिसमें सो उपसर्ग रहित का मतलब क्या होता है? रहित का मतलब क्या होता है? नहीं। कि सो उपसर्ग रहित पद चुनिए, मतलब क्या है कि ऐसा शब्द चुनिए जिसमें सो उपसर्ग नहीं है। क्या सुषुपति में सो उपसर्ग नहीं है? क्या स्वस्थ में सो उपसर्ग नहीं है? क्या स्वल्प में सो उपसर्ग नहीं है? क्या सौष्ठव में सो उपसर्ग नहीं है? इसमें स्वस्थ शब्द में सो उपसर्ग नहीं है, मतलब ये सो उपसर्ग रहित पद है। उसके बाद ये प्रश्न 2020 में आया, एस्टेट 2020 में। उसके बाद है प्रश्न अगला, किस विकल्प में अनु उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। आप इस तरीके से इस चीज को ध्यान से देखना, नहीं तो प्रश्न गलत होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ये प्रश्न आया एस्टेट 2020 के अंदर, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, इस तरीके से आपने, अनुस्वार में क्या अनु उपसर्ग नहीं है? क्या अनुसंग में अनु उपसर्ग नहीं है? क्या अनुद्धार में नहीं है? क्या अनुशासित में नहीं है? अनुस्वार में भी अनु उपसर्ग है, अनुसंग में भी अनु उपसर्ग है, और अनुद्धार में अन प्लस उद्धार होता है, अन प्लस उद्धार, अनुद्धार, तो इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, इसमें अनुपसर्ग है। और अनुसंग में, अनुशास्त्री में भी अनुपसर्ग है। ये एस्टेट 2020 का प्रश्न है। उसके बाद है कौन सा, ग्रुप डी के अंदर भी इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, और HSSC का कोई भी एग्जाम होगा ऐसे ही तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे टफ प्रश्न नहीं आएगा बिल्कुल भी, इससे नीचे आ सकते हैं लेकिन इससे टफ नहीं आएगा। उसके बारे में भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न आसानी से आ सकता है। आप ध्यान से वीडियो को देखना। कौन सा शब्द अनु, ये फिर से यही अनु उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अगर आप इस चीज को नहीं देखेंगे पूरे प्रश्न को, तो कहीं ना कहीं आप एक या दो क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। अनु उपसर्ग नहीं है। क्या अनुपातिक में अनु उपसर्ग नहीं है? क्या अनुदात में नहीं है? क्या अनुदित में नहीं है? क्या अनुरंजक में नहीं है? देखो कितना समान से शब्द है, और यहाँ हम प्रजल हो जाते हैं। तो यहाँ बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा कि कौन सा उपसर्ग है और कौन सा नहीं। तो कौन सा अनुपसर्ग से निर्मित नहीं है? अनुपातिक है, क्योंकि इक प्रत्यय है। इसमें अनु, जो इक प्रत्यय जुड़ने से जो प्रथम वर्ण है उसको आ हो जाता है। वैसे तो अनुपसर्ग है, लेकिन उसको क्या हुआ, इक प्रत्यय जुड़ने से। जैसे समाजीकरण में मैंने शुद्ध और अशुद्ध की वीडियो में बताया था कि जहाँ पर इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो वहाँ पर उसके शब्द के प्रथम वर्ण को दीर्घ हो जाता है। तो वही है कि अनुपातिक में अनुपसर्ग है। और अनुदात, अनुदात ऐसा शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है, इसके अंदर भी अनु उपसर्ग है।
अनुदित में भी अनु प्लस उदित अनुपसर्ग है, और अनुरंजक में भी। ये एस्टेट 2021 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद है प्रश्न, किस शब्द में अन, ये देखो अन और अनु को ध्यान से पढ़ना भाई, अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर से वही है कि नहीं हुआ है। क्या अनुत्तर में अनुपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। क्या अनुपम में? नहीं हुआ है। क्या अनुद्धार में? नहीं हुआ है। अनुपसर्ग का क्या अनुगमन में? नहीं हुआ है। अन प्लस उत्तर अनुत्तर, उसमें तो हुआ है। अन प्लस उपम अनुपम, अन प्लस उद्धार अनुद्धार होता है। अनु प्लस गमन अनुगमन, अन उपसर्ग का अनु प्लस गमन दिखाई दे रहा है पहले ही कि अनुगमन में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें किसका हुआ है? अनु का। उसके बाद है प्रश्न अगला देखिएगा, प्रत्यय की दृष्टि से। अब इधर प्रत्यय वाले प्रश्न है, प्रत्यय वाले भी प्रश्न बहुत आते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत, इन चीजों का संगत असंगत, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि संगत का मतलब क्या होता है, संगत का मतलब कि सही है, असंगत का मतलब होता है गलत है। क्या कौन सा विकल्प गलत है, असंगत है, प्रत्यय की दृष्टि से बताना है। एस्टेट 2019 में प्रश्न आया है, एस्टेट 2019 में दृश्य प्लस तव्य द्रष्टव्य। हाँ देखिए, विचारण प्लस यह विचारणीय, क्या ये असंगत है? दृश्य प्लस तव्य दृष्टव्य, द्रष्टव्य बनता है, री को रह हो जाता है द्रष्टव्य। वृष्णि प्लस ए वार्षण्य वार्षणीय, वल्मीक प्लस ई वाल्मीकि। ये भी एक ऐसा प्रत्यय है, इक और यह और ई, ये ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के साथ लगते हैं तो प्रथम वर्ण को दीर्घ कर देते हैं। तो वल्मीक प्लस ई को वाल्मीकि बना, वृष्णि प्लस ए को यह प्रत्यय है, साथ में ए यह है तो इसके कारण इसको वार्षण्य हुआ। दृश्य प्लस तव्य दृष्टव्य। तो असंगत विकल्प कौन सा है? विचारणीय प्लस ये असंगत विकल्प है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अक प्रत्ययुक्त पद नहीं है, अक प्रत्ययुक्त पद नहीं है। ये एस्टेट 2020 का प्रश्न है, एस्टेट 2020 का प्रश्न है। किस कौन सा पद मतलब शब्द प्रत्यय युक्त नहीं है? किसमें प्रत्यय नहीं है? क्या विधायक के अंदर प्रत्यय नहीं है? विधायक के अंदर अक प्रत्यय है भाई, हाँ। प्रेरक में भी है प्रत्यय, निंदक अक प्रत्यय, निंदक में भी अक प्रत्यय, प्रेरक के अंदर भी अक प्रत्यय, विधायक के अंदर भी अक प्रत्यय। लड़ाक ऐसा शब्द है, लड़ाक ऐसा शब्द है जिसके अंदर अक प्रत्यय नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न, ये देखो 2020 के अंदर आया हुआ, एस्टेट के अंदर आया हुआ प्रश्न। उसके बाद है प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित? उचित होता है ठीक, अनुचित होता है गलत। किस प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? एस्टेट 2021 का प्रश्न है, एस्टेट 2021 का प्रश्न है। मुरेला, क्या मुरेला में एला प्रत्यय? क्या कंटीला में इला प्रत्यय? क्या विलीन में इन प्रत्यय? क्या ससुराल में आल प्रत्यय? इसमें प्रत्यय की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? तो विलीन की रचना अनुचित है। आपने देखा किस तरीके से एस्टेट के अंदर प्रश्न आए, और इसी तरीके से जो ग्रुप डी है और HSSC का कोई भी एग्जाम है उसमें क्या पूछ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे कि खुशबू है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, या खुशबू में कि कौन सी भाषा का उपसर्ग है, उर्दू भाषा का। या फिर इस तरीके से प्रश्न पूछ लेंगे कि आतिथ्य या आख्यायिका में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। और पूछा जा सकता है कि अनुस्वार में कौन सा उपसर्ग है,
अनुस्वार में अनुपसर्ग, इस तरीके से ग्रुप डी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इतना क्वेश्चन पूछ लेंगे। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय इक प्रत्यय है, और इत्यादि में कौन सा उपसर्ग है, इति उपसर्ग, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से एस्टेट में प्रश्न आए, और आगे भी इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। हो सकता है इसमें से ही कोई प्रश्न आ जाए, तो हम इसको अच्छे से एक बार, अगर आपको पहली बार ना समझ आए तो एक बार फिर देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम कि प्रत्यय को और कौन कौन से प्रत्यय आ सकते हैं एस्टेट में, और ग्रुप डी के अंदर आपको प्रश्न मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आप इसी तरीके से इसको ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न किस तरीके से आ रहे हैं। अब जैसे हम देखते हैं, कुछ प्रत्यय को देखते हैं कि जैसे धर्म प्लस इक, इक है, तो धर्म प्लस इक है। जैसे मैंने बताया था कि धर्म प्लस इक, कि इसमें इसका क्या बनेगा, धर्म प्लस इक का क्या बनेगा, धार्मिक, 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 क्योंकि इक और इक प्रत्यय होता है, जो इक और इक प्रत्यय होता है, धर्म प्लस इक प्रत्यय होगा, इक प्रत्यय होगा धार्मिक। इक प्रत्यय शब्द के प्रथम वर्ण को दीर्घ कर देता है, तो ये क्या बना, धार्मिक। इसी तरीके से मिथुन प्लस ए, मिथुन प्लस ए, मिथुन प्लस ए को जो ए प्रत्यय, ये भी इसको वो कर देता है, ई को आई कर देगा, मैथुन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों ऐसे हैं कि ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न ही आएंगे। इस तरीके से आप इसको अच्छे से ध्यान से देख करके चले जाना। जैसे भूत प्लस इक है, भूत प्लस इक, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय प्रथम वर्ण को क्या कर देता है, दीर्घ कर देता है, तो क्या बनेगा, भौतिक बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जैसे आप बताइए कि लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, लौकिक में कौन सा, लौकिक में, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लौकिक में कौन सा प्रत्यय। ये ग्रुप डी पे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा प्रत्यय है। तो बताइए कि लौकिक में कौन सा प्रत्यय होगा। लोक शब्द होता है एक प्रत्यय, लौकिक, लोक प्रत्यय, लोक शब्द, लोक शब्द है, और एक प्रत्यय होगा। इसी तरीके से लोक, ओ की मात्रा है जो इसको दीर्घ हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। और समाज, समाज प्लस एक प्रत्यय, तो क्या होगा, समाज प्लस एक प्रत्यय क्या होगा, सामाजिक होगा, सामाजिक, सामाजिक। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए, सामाजिक होगा। और जैसे एक इम्पोर्टेंट है धरी, धरी प्लस अक क्या होगा, धरी प्लस अक, अक धारक, धारक बनेगा, धरी प्लस अक धारक होगा। और जैसे मुंह प्लस अक मोहक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मुंह प्लस अक मोहक, मोहक होगा, मुंह प्लस अक मोहक होगा। और विद प्लस अक, विद प्लस अक वेदक होगा, विद प्लस अक भेदक होगा। ऐसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि धारक में बताइए कौन सा प्रत्यय है, मोहक में बताइए कौन सा प्रत्यय है, और भेदक में बताइए कौन सा प्रत्यय है। और इसी तरीके से आपसे प्रश्न इसके पूछे जा सकते हैं। जैसे अंत, लड़ंत, ये भी अच्छा है, लड़ंत में कौन सा प्रत्यय, लड़ना शब्द है, अंत
अंत प्रत्यय, लड़ंत, रटंत, रटंत भी ऐसे ये भी आ सकता है। रटंत में कौन सा प्रत्यय? अंत प्रत्यय। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बसेरा, लुटेरा, बसेरा में कौन सा प्रत्यय? बसेरा, बसेरा में कौन सा प्रत्यय? एरा। लुटेरा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नयन में, नयन में कौन सा प्रत्यय है? नयन में, और जैसे नयन, सामाजिक इत्यादि। कमेरा, हाँ कमेरा में, कमेरा में कौन सा प्रत्यय? एरा प्रत्यय है। और नयन में कौन सा प्रत्यय? नयन में नी उपसर्ग है। और नयन अयन, अयन शब्द है, जिससे इसमें क्या होगा? नयन, नयन होगा, नयन। ये पूछा जा सकता है। और इसमें अन प्रत्यय, अन, नयन। ई को यह हो जाता है, ई को यह हो जाता है। इसको यण संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का। तो ये क्या से बनेगा? नयन बनेगा। इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ उपसर्ग के, जैसे उपसर्ग में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं? जैसे अति। उपसर्ग में कौन से पूछे जा सकते हैं? जैसे इत्यादि, बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्यादि, 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 इत्यादि में पूछा जा सकता है कि कौन सा उपसर्ग है? इति उपसर्ग होता है। इति उपसर्ग है। जो इसके अंदर भी क्या है? जो ई है, ई, इस ई को क्या हो जाता है? जो ये ई है, ई, इसको क्या हो जाता है? ऐसे इत प्लस ई प्लस आदि ऐसे होगा। इसमें ये भी पूछा, संधि में भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संधि है। तो ई को क्या हो जाता है? ई को यह हो जाता है। ई को यण, ई को यण, ई को यणची, ई को यणची, सूत्र से ई के स्थान यण हो जाता है। तो इसमें जहाँ पर भी आपको यह दिखेगा तो इति उपसर्ग कर देना। तो यहाँ पर क्या होगा? इत्यादि। इस तरीके से इत्यादि बनेगा। तो इत्यादि। और प्रत्येक में, प्रत्येक में, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। इसमें भी क्या है कि जो ई है, ई को एक स्थान यह हो जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अत्याचार में भी, अत्याचार के अंदर भी कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। और अत्यल्प में भी अति उपसर्ग, अत्यल्प इंपॉर्टेंट है। अत्यल्प में भी अति उपसर्ग है। उसके बाद कु उपसर्ग का भी महत्वपूर्ण होता है। कुपुत्र, कु उपसर्ग वाला कुपुत्र, कुख्यात, और कुरीति भी बन सकता है, कुरीति। इस तरीके से उपसर्ग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जैसे आदि उपसर्ग, अध्यादेश, आदि उपसर्ग होता है। आदि उपसर्ग से बनने वाले अध्यादेश, अध्यादेश। और अध्याय भी बन सकता है। अध्याय, अध्यक्ष बन सकता है। इस तरीके से अधिगम से दूर उपसर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूर, इसका प्रश्न आने के पूरे चांस हैं। दुरात्मा, दुरावस्था। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दुरावस्था। और
जैसे चौ उपसर्ग वाला, चौ उपसर्ग, चौ से कौन से बनते हैं, चौराहा, चौराहा बनेगा। और चौमुखा, चौमुखा बनेगा, चौमुखा बन सकता है, चौमुखा, चौराहा, चौमुखा। और चौपाल बन सकता है, चौपाल, चौपाल, चौपाल बन सकता है। और चौराहा, चौपाल और चौरंगा बन सकता है, चौरंगा, चौरंगा, चौरंगा। इस तरीके से आपसे उपसर्ग के प्रश्न ग्रुप डी में तो सीधा ही पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है, चौराहा में कौन सा उपसर्ग है। इस तरीके से आपको सिर्फ ज़्यादातर अगर आपको इस चीज़ का पता होगा कि इस उपसर्ग कहाँ लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हो, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से कर सकते हो। दो उपसर्ग भी होता है, दोपहरी, दोपहरी, दोपहरी। और दुनाली, दुनाली, दोपहरी, दुनाली। और दुराही, दुराही, दुराही। इसमें क्या होता है, बच्चे कर सकते हैं कि दो उपसर्ग कर सकते हैं, लेकिन दुराही होता है। उसके बाद दर उपसर्ग है, दर, दर, दरअसल, दरअसल, दरअसल। और दरखास्त, दरखास्त, दरखास्त। इस तरीके से आपसे सीधे के सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे सु उपसर्ग है, सु, सूजन, सूजन, सूजन। और सूजन, और क्या बन सकता है सूजन से, सु उपसर्ग, सुमन, सुंदरमन, सुमन, सुमन। इस तरीके से आपसे उपसर्ग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और दोष उपसर्ग, दोष उपसर्ग, दोष उपसर्ग पूछा जा सकता है। दोष, दुस्साहस, दुस्साहस, दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। ये इस तरीके से आपसे दुष्परिणाम का पूछा जा सकता है। नि उपसर्ग का पूछा जा सकता है, निष्ठा, नि उपसर्ग का पूछा जा सकता है, निष्ठा, निष्ठा। और न्याय, न्याय, न्याय पूछा जा सकता है। निष्ठा शब्द दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निष्ठा में कौन सा उपसर्ग है, न्याय में कौन सा उपसर्ग है। इस तरीके से आपसे बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बेवजह, बेईमान, बे उपसर्ग पूछा सकता है, बेवजह, बेवजह, वजह। बेईमान, बेईमान इम्पोर्टेंट है ये भी, बेईमान। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बेईमान। और भाई बा उपसर्ग पूछा जा सकता है, बा उपसर्ग पूछा जा सकता है। बा इज्जत, बा इज्जत, बा इज्जत। बा अदब, बा अदब, बा अदब। ये भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपसे उपसर्गों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ला उपसर्ग, ला, ला इलाज, ला इलाज, ला इलाज पूछा जा सकता है। और ला इलाज पूछा जा सकता है। नाप, ना उपसर्ग पूछा जा सकता है, नापसंद, नापसंद, नापसंद। और नापसंद, नालायक, 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 नालायक पूछा जा सकता है कि नालायक में कौन सा उपसर्ग है, नापसंद में कौन सा उपसर्ग है, ला इलाज में कौन सा। सर उपसर्ग है, सर उपसर्ग पूछा जा सकता है। सर में सरपंच, सरपंच, सरताज, सरताज। ये पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपसे उपसर्ग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उद उपसर्ग पूछा जा सकता है, उद, उद। उच्चारण, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है, उद उपसर्ग है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको कहीं ना कहीं प्रश्न देखने को मिलेंगे।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो उपसर्ग और प्रत्यय बताए गए ये आपको समझ आए होंगे। आपको सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय का इतना तो पता होना चाहिए कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं। कहीं ना कहीं हम गलती करने से बच सकते हैं। उपसर्ग होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और अगर आप इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हो और तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।